चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में शुरू किए थे चैप्टर नंबर 3, है ना। चैप्टर 3 का नाम क्या था? डिमांड, है ना। नोट्स ले लो, जिसके पास नहीं है यहाँ से नोट्स ले लो। डिमांड चैप्टर शुरू किए थे हम लोग, है ना। अब ये डिमांड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? बोलो। देखो, हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पढ़ चुके हैं, इसका माइक्रो का। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, किसका? स्टैट्स का। ये चारों चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर और इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ठीक है। इसका वीडियोस अवेलेबल है, वहां से तुम आराम से इसको कवर कर सकते हो अगर बचा हुआ है तो, ठीक है। अभी से भी चैप्टर नंबर 3 डिमांड, इस चैप्टर का ये सारे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। पिछले क्लास में हम शुरू किए थे चैप्टर डिमांड और थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े थे डिमांड का। आज हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे का नया कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिमांड चैप्टर को पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, याद आ जाए, और फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, चैप्टर 3 डिमांड। डिमांड क्या होता है? 4 एसेंशियल कंडीशंस था डिमांड का। 4 चीज सेटिस्फाई होगा तो डिमांड बोला जाएगा। क्या क्या था 4 चीज? बोलो। डिजायर, डिजायर मतलब विलिंगनेस टू परचेज, या डिजायर जिसको हम लोग बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय। मुझे कार खरीदना है, ठीक है। मेरा कार खरीदने का इच्छा है, इसको बोलते हैं विलिंगनेस। मेरा मन होना चाहिए कार खरीदने, ठीक है। तो पहला कंडीशन है विलिंगनेस टू बाय। सेकंड है वांट। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वांट? इसको तो हम डिजायर भी बोलते हैं, विलिंगनेस को हम लोग डिजायर भी बोलते हैं, ठीक है। के साथ एक और कंडीशन अगर ऐड हो गया, विलिंगनेस के साथ अगर हम एक चीज और ऐड कर देंगे तो वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है वो एक चीज? मुझे कार खरीदना है लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, क्या इसको हम डिमांड बोलेंगे? तो सेकंड चीज क्या होना चाहिए? अबिलिटी टू परचेज। मेरे पास वो सामान खरीदने के लिए अबिलिटी होना चाहिए, मतलब मेरे पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए। तो दूसरा है अबिलिटी टू पे, ठीक है। जब विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वांट। लेकिन अभी भी डिमांड नहीं बनाई है, और दो कंडीशन है। मुझे ताजमहल खरीदना है और ताजमहल खरीदने का पैसा भी है मेरे पास, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ ताजमहल? इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो तीसरा क्या है? प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। क्या ताजमहल का प्राइस डिसाइडेड है? क्यों नहीं है डिसाइडेड? क्योंकि वो मार्केट में सेल होने के लिए है ही नहीं। जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए होगा ही नहीं, उसका प्राइस डिसाइडेड ही नहीं होगा। तो मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस डिसाइडेड है, इसका मतलब वो सेल होने के लिए तैयार है। तो तीसरा है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। और चौथा है हमारा एक और कंडीशन जिसको हम बोलते हैं टाइम। कब खरीदना है? मुझे ताजमहल खरीदना है, पैसा भी है मेरे पास, ताजमहल का प्राइस भी डिसाइड हो गया, मान लेते हैं डिसाइड हो गया, मेरे पास उतना पैसा भी है, मेरे को खरीदने का मन भी है, लेकिन कब खरीदूंगा? 1 महीने में खरीदूंगा, 1 साल में खरीदना है, 100 साल में खरीदना है, 50 साल में खरीदना है, 5 दिन में खरीदना है, वो टाइम पीरियड भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो जब तक ये चारों कंडीशन नहीं होगा तब तक हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो डिमांड कहलाने के लिए पहला कंडीशन विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, दूसरा अबिलिटी टू बाय होना चाहिए, तीसरा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी डिसाइडेड होना चाहिए, चौथा टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। क्लियर है बात? तो जब तक ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम उसको डिमांड, ठीक है। एक भी कंडीशन मिसिंग हुआ तो, कोई एक भी कंडीशन मिसिंग हुआ तो क्या हम उसको डिमांड बोलेंगे? कोई एक भी कंडीशन मिसिंग हुआ तो हम लोग उसको डिमांड नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया डिमांड के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद क्या पढ़े थे? डिमांड दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड
और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक सिंगल पर्सन का डिमांड, और मार्केट डिमांड मतलब एक मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी का डिमांड। जैसे बात करें अभी हम लोग, तो किसी एक पर्सन के डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, और ये क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सभी का डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो हम लोग इस क्लास का डिमांड बोलेंगे। उसी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वन पर्सन का डिमांड, और मार्केट डिमांड का पर्सन मतलब होता है ऑल ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर का मिलाकर जितना डिमांड होगा उसको हम लोग मार्केट डिमांड। एक मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी के क्वांटिटी डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। और क्या पढ़े थे हम लोग, डिमांड का डेफिनेशन तो पढ़ लिए थे, डिमांड दो प्रकार का होता है वो भी पढ़ लिए थे, और क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। ये पिछले क्लास का रिवीजन चल रहा है, पता है तो, इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे हो पता है ना। हाँ 11th में हो तुम लोग, कॉमर्स लिए हो, याद है कुछ। तो हम लोग पिछले क्लास में और क्या पढ़े थे बोलो, और क्या पढ़े थे। देखो नोट्स देखो, समझ में आएगा क्या पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हम लोग शुरू किए थे, देखो। हाँ देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, डिमांड का चार कंडीशन, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों कंडीशन पढ़े थे। उसके बाद डिमांड दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये पढ़े थे हम लोग। के बाद नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग शुरू किए थे, लेकिन हम इसको कंप्लीट का दो ही पॉइंट पढ़े थे, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। हम लोग पिछले क्लास में यहां तक पढ़े थे। एक बार रिवाइज करते हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तुम मुझे बताना, फर्स्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे ले जा। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा। ऑब्वियस सा बात है, कॉमन सेंस का बात है कि डिमांड कम होगा। किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो नॉर्मली क्या होता है, उस प्राइस का डिमांड, उस कॉमोडिटी का डिमांड क्या होता है, मार्केट में कम हो जाता है। या फिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो उसका डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब जब एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, या एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। पढ़े हम लोग पहले भी इनवर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड, प्राइस एंड डिमांड का कौन सा रिलेशन होता है, ये दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। क्लियर है बात, ये हमारा पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे हम लोग, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। दो प्रकार का कॉमोडिटी होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा होता है, अच्छा उल्टा पढ़े थे, पहले सब्सटीट्यूट पढ़े थे है ना, पहले सब्सटीट्यूट और दूसरा है, कोई एग्जांपल दे सकता है सब्सटीट्यूट गुड्स का। टी एन कॉफी हम लोग एग्जांपल लिए थे, हमारे स्कूल के बाद एक बाहर एक ठेला वाला है टी एन कॉफी, हाँ ये चाय वाला एक तो है, ठीक है। वो क्या करता है, दो चीज बनाता है, टी एंड कॉफी। इसका प्राइस 10 रुपए है, इसका भी प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। ये चाय दिन भर में 1000 कप बेच लेता है और कॉफी का 500 कप बेच लेता है, ठीक है। ये है सी ए चाय वाला। अब सुनो, इसको क्या लगा कि मेरा चाय बहुत अच्छा है, मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आया तो ये क्या किया, चाय का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। ये क्या किया, चाय का प्राइस 10 रुपए से, लेकिन कॉफी का प्राइस वही 10 का 10 है। अब लोग क्या करेंगे, हम भी स्टूडेंट है, हम क्या करेंगे, 10 रुपए बचाएंगे। कैसे बचाएंगे 10 रुपए, हम सब कहाँ शिफ्ट हो गए, कॉफी में से। चाय का डिमांड अब 500 हो गया और कॉफी का डिमांड कितना हो गया, 1000 हो गया।
को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स। कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं है, वो कंज्यूमर कमोडिटी ए कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अगर कमोडिटी ए का प्राइस बढ़ गया तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, कमोडिटी बी। ठीक है, तो उस प्रकार के कमोडिटी को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ, जब प्राइस फॉर टी इंक्रीज हुआ 10 रुपए से 20 रुपए हुआ, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या हुआ, लोग कहां चले गए, चाय से को छोड़कर कॉफी में चले गए। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा क्रॉस रिलेशन मतलब एक का प्राइस एक का डिमांड। तो हम लोग यहाँ पर प्राइस ऑफ टी के कंपेयर करेंगे डिमांड फॉर कॉफी के। तो जब प्राइस ऑफ टी ऊपर जा रहा है तो डिमांड फॉर कॉफी भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जब प्राइस ऑफ टी नीचे आएगा तो डिमांड फॉर कॉफी भी क्या होगा। बात समझ में आया। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल टी एन बिस्किट और कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, टी एन बिस्किट। ठीक है, अब ये चाय वाला कॉफी नहीं बनाता था, ये चाय और बिस्किट बेचता था। ठीक है, एंड हम चाय पीने जाते थे तो साथ में बिस्किट भी खा लेते थे। ठीक है, अब सोचो टी का प्राइस 10 रुपए था, बिस्किट का प्राइस 5 रुपए था, 1000 कप चाय बेचता था, 500 तो बिस्किट बेच लेता था दिन भर। ठीक है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो टी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब 1000 लोग चाय नहीं पिए, तो पहले 10 रुपए का था तो 1000 लोग पी रहे थे। अगर इसका प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपए हो जाएगा तो 1000 में से कुछ लोग चाय पीना बंद कर देंगे। तो मान लो अब 600 लोग चाय पी रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता अगर चाय के दुकान में 600 लोग चाय पीने आएंगे तो बिस्किट भी बहुत कम लोग खाएंगे। और ऐसा भी तो होगा कि लोग लोग जो चाय पीते थे साथ में बिस्किट खाते थे, चाय महंगा हो गया तो वो लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे, खाली चाय पियेंगे। ऐसा भी होगा क्योंकि एक बजट है हर इंसान का। मान लो मेरे पास 20 रुपए होता था, मैं डेली जाता था चाय पीता था और 2 बिस्किट खाता था। अब मान लो चाय का प्राइस बढ़ गया, तब मैं क्या करूंगा, खाली बिस्किट तो खाने जाऊंगा नहीं, चाय पी लूंगा बिस्किट खाऊंगा। ठीक है, ऐसा भी होगा। तो ओवरऑल बिस्किट का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है, ये वो कॉमोडिटीज होते हैं जहां पर एक का डिमांड अगर कम होता है तो दूसरे का डिमांड भी कम हो जाता है। को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जिन कॉमोडिटी को हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। दो कॉमोडिटी एक साथ इस्तेमाल होता है, जैसे प्रिंटर एंड इंक, प्रिंटर एंड इंक या प्रिंटर एंड पेपर। अगर मार्केट में प्रिंटर का डिमांड कम हो गया तो उसके में लगने वाला इंक का डिमांड भी कम हो जाएगा। अगर मार्केट में टू व्हीलर फोर व्हीलर चलना ही बंद हो गया तो पेट्रोल का डिमांड भी कम हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। तो ये इन प्रकार के कॉमोडिटीज को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। इसमें कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा, अच्छा इसे इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, प्राइस और बिस्किट को अगर कंपेयर करेंगे तो प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, मतलब ये बढ़ गया। तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा बताओ, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन आया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। क्लियर है बात। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। हमेशा हमें क्या देखना है, क्रॉस रिलेशन देखना है, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड। तो यहाँ पर टी का प्राइस देखे, डिमांड फॉर बिस्किट देखे, तो प्राइस अगर टी का बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर बिस्किट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे। बताओ अब क्या क्या पढ़े थे, अभी तुमको बताना है बिना देखे। स्टार्टिंग में बोलो, डिमांड क्या होता है, चार कंडीशन सभी बोलो। सबसे पहला विलिंगनेस, फिर दूसरा एबिलिटी, विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद दो कंडीशन और है, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए डिसाइडेड। ठीक है, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उसको डिमांड बोलते हैं।
उसके बाद दो प्रकार का डिमांड के बारे में पढ़े, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक सिंगल पर्सन का डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का, मतलब पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी के डिमांड को अगर ऐड कर दें तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। उसके बाद हम पढ़े डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर 2 पॉइंट पढ़े। पहला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस का और डिमांड का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। उसके बाद हम पढ़े रिलेटेड गुड्स। दो प्रकार का रिलेटेड गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग चाय नहीं पिएंगे, लोग चाय नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। और सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। टी एंड बिस्किट, टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग चाय नहीं पिएंगे, लोग चाय नहीं पिएंगे तो लोग बिस्किट भी नहीं खाएंगे, तो बिस्किट का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब डिमांड हमारे इनकम से कैसे लेना, क्या लेना देना डिमांड का? मान लो मेरा सैलरी, पहले मेरा अर्निंग था पहले मैं 2025 में, मान लेते हैं मेरा अर्निंग था 1,00,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अभी 2026 में मान लेते हैं मेरा अर्निंग है 5,00,000 रुपीज पर मंथ। मेरा इनकम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तुम्हें नहीं लगता अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज होगा? लोग ज़्यादा, अगर लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। पहले मैं जितना खर्च करता था अब मैं उससे ज़्यादा खर्च करूंगा, सिंपल सा बात है। तो जब भी इनकम बढ़ता है, जब भी इनकम बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इनकम कम होता है तो डिमांड भी कम होता है। लेकिन दो प्रकार का कॉमोडिटी होता है, ध्यान से समझना भी। दो प्रकार का कॉमोडिटी होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर मतलब इसको हम लोग थोड़ा पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बोलते हैं, पुअर या फिर लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या होता है? नॉर्मल गुड्स होता है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग होगा। मान लो मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, 1,00,000 था पहले, अभी हो गया 5,00,000, तो मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कौन से गुड्स का डिमांड बढ़ेगा? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का अगर बात करो या जो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स है, नॉर्मल गुड्स को हम गुड क्वालिटी भी बोलते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो। ठीक है, अगर मेरा इनकम कम होगा तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम इंफीरियर गुड्स में जाएं तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगा? अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड क्या होगा बताओ? इंफीरियर या लो क्वालिटी ऑफ गुड्स में डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं लो क्वालिटी ऑफ गुड्स को खरीदना बंद करके कहाँ शिफ्ट होऊंगा? नॉर्मल गुड्स या गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में मैं शिफ्ट हो जाऊँ। बात समझ में आया? तो अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होने पर डिमांड कम होता है। लेकिन अगर लो क्वालिटी ऑफ गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है तो उस केस पर इनकम बढ़ने पर डिमांड नहीं बढ़ेगा। तुम मान लो कोई लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अनब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अभी तुम्हारा इनकम 1,00,000 से 5,00,000 हो गया, तो क्या तुम वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लग जाओगे या उसको बंद करके ब्रांडेड वाला खरीदना शुरू करो? ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग लो क्वालिटी प्रोडक्ट को छोड़कर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? तो लोग नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। लोग जब इनकम उनका बढ़ता है तो वो लोग लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं,
का डिमांड कम हो जाता है और शिफ्ट हो जाते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में, उसका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इनकम कम होता है, जब इनकम कम होता है, अब वो लोग क्या करेंगे, लोग अगर मान लो पहले मैं 5 लाख कमा रहा था और मेरा इनकम अचानक से कम होकर अब 1 लाख हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, हाई क्वालिटी गुड्स जो ब्रांडेड कमोडिटी में यूज कर रहा था उसको यूज करना बंद करूंगा और क्या यूज करना शुरू करूंगा, अनब्रांडेड या लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करना शुरू। तो नॉर्मली क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड इसका क्या होता है, कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशन। और इंफीरियर गुड्स में जब इनकम कम होता है तो इसका डिमांड क्या होता है, बढ़ना शुरू। बात समझ में आया, क्योंकि वो लो क्वालिटी गुड्स है, लोग इसको मजबूरी में यूज कर रहे हैं। इंफीरियर गुड्स हम हमारे शौक से यूज नहीं करते, तो हम मजबूरी में यूज करते। तो जब हमारे पास पैसा आएगा, इनकम होगा, तो हम इसको यूज करना बंद कर देंगे। हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल में शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा इनकम कम हो जाएगा तो अगेन हम मजबूर हो जाएंगे लो क्वालिटी यूज करने में, तो हम नॉर्मल को यूज करना बंद करके अगेन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इंफीरियर गुड्स में। बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। पढ़ो इसको, पॉइंट नंबर 3 को। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। However, the effect of change in income and on demand depends upon the nature of the commodity under consideration. In case of normal goods, क्या होगा बताओ, when price, when income increases, demand also, और दूसरा केस है when income decreases, demand, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स में when income increases, demand, और दूसरा when, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। तो हम पता कैसे लगाएं कोई कॉमोडिटी इंफीरियर गुड्स है या नॉर्मल गुड्स। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये, बताओ ये रिमोट इंफीरियर है या नॉर्मल है, गिर गया, फेंका नहीं, बताओ इंफीरियर या नॉर्मल है। चलो मान लेते हैं ये XYZ ब्रांड का है, हमें किसी को नहीं पता क्या है, एक नया ब्रांड है XYZ। अब बताओ, चैलेंज तो यही है ना, हमें समझ में आ गया नॉर्मल गुड्स में क्या होने वाला है, इंफीरियर गुड्स में क्या होने वाला है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा कॉमोडिटी इंफीरियर होगा और कौन सा कॉमोडिटी नॉर्मल होगा, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता, बोलो बोलो। प्राइस के ऊपर, अगर ये रिमोट 100 रुपए का है तो इंफीरियर हो गया, और रिमोट 1000 का है तो सुपीरियर हो गया, ऐसा। अच्छा, कोई प्रोडक्ट देखो, हो सकता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए इंफीरियर हो लेकिन किसी और के लिए ये लग्जरी हो, सुपीरियर हो, ऐसा हो सकता है। कोई चीज मेरे लिए लो क्वालिटी हो, किसी और के लिए हाई क्वालिटी हो, या कोई चीज मेरे लिए हाई क्वालिटी हो और अंबानी के लिए लो क्वालिटी हो, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या प्रोडक्ट देखकर हम बता सकते हैं कि ये लो क्वालिटी है या हाई क्वालिटी। अब मान लो अभी हम लोग कोई कंपनी का घड़ी पहनते हैं, मान लेते हैं टाइटन कंपनी का, मान लो घड़ी है। अब ये नॉर्मल पर्सन के लिए तो हाई क्वालिटी गुड्स है, ठीक है, लेकिन अंबानी इसको पहनेगा, अंबानी तो कुछ और ही पहने, उसके लिए क्या है, सुपीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी है। वहीं पर अगर हम किसी पुअर पर्सन को देखें तो उसके लिए तो ये लग्जरी है ना। तो क्या हम कॉमोडिटी देखकर बता सकते हैं कि ये लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी में जाएगा, सुपीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी है, अनब्रांडेड। हम कॉमोडिटी देखकर नहीं बता, हर कॉमोडिटी किसी के लिए लो क्वालिटी, के लिए हाई क्वालिटी, ठीक है। किसी के लिए इंफीरियर होगा, किसी के लिए सुपीरियर होगा। मान लो घड़ी है टाइटन का, मिस्टर ए के लिए ये सुपीरियर है, मतलब नॉर्मल गुड्स है, सी के लिए ये क्या है, सुपीरियर है। ए के लिए नॉर्मल है, बी के लिए इंफीरियर है। सुपीरियर मतलब नॉर्मल गुड्स को ही सुपीरियर गुड्स,
ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर बोलते हैं। सुपीरियर मतलब नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो मिस्टर ए के लिए नॉर्मल गुड्स है, मिस्टर बी के लिए ऐसा हो सकता है। वहीं पर कोई और ब्रांड का अगर हम ले लें, क्या ब्रांड और आता है? रोलेक्स। चलो, मिस्टर ए के लिए अब ये हो जाएगा, मतलब ए के लिए ये जो नॉर्मल था टाइटन, अब ये हो जाएगा ए के लिए सुपीरियर, और बी के लिए, अच्छा ये तो ऊपर वाला ले लिया, या टाइटन से नीचे वाला ब्रांड लो थोड़ा, टाइमेक्स। अब मिस्टर ए के लिए ये हो गया इंफीरियर, और मान लो बी के लिए हो जाएगा कुछ और सुपीरियर, ऐसा हो सकता है ना? तो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता। वो प्रोडक्ट किसी के लिए इंफीरियर होता है, किसी के लिए सुपीरियर। कोई प्रोडक्ट मेरे लिए सुपीरियर हो सकता है, तुम्हारे लिए इंफीरियर हो सकता है। कोई प्रोडक्ट तुम्हारे लिए सुपीरियर हो सकता है, मेरे लिए inferior हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई कॉमोडिटी नॉर्मल कैटेगरी में आएगा या सुपीरियर कैटेगरी। ठीक है, नॉर्मल में आएगा या इंफीरियर में आएगा। ठीक, क्लियर है बात? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें जो क्वेश्चन में कॉमोडिटी दिया गया है, ये नॉर्मल वाला दिया गया है या इंफीरियर वाला दिया है? हमारे पास पता लगाने का एक तरीका है। देखो, हम चेक करेंगे इनकम और डिमांड को। अगर इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉमोडिटी है? हम टेबल को देखेंगे, कम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी अगर बढ़ रहा है, तो ये कौन सा कॉमोडिटी होगा? ये नॉर्मल गुड्स होगा, क्योंकि नॉर्मल गुड्स में ऐसा होता है ना, इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होता है तो डिमांड कम होता है। तो हम चेक करेंगे इनकम एंड डिमांड को। इनकम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉमोडिटी है? नॉर्मल गुड्स है। अगर इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉमोडिटी है? बात समझ में आया? हम कैसे पता लगाएंगे? हम इनकम एंड डिमांड को चेक करेंगे। इनकम बढ़ने पर अगर डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल गुड्स है। इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब वो गुड्स। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अभी तक 3 पॉइंट क्या क्या पढ़े हम लोग? 3 तो पॉइंट क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहला प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, है ना? दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी में दो कॉमोडिटी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। उसके बाद तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो अभी जस्ट पढ़े, उसके अंदर दो कॉमोडिटी आता है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, कंज्यूमर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग है, तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत सारे कॉमोडिटीज आए जो अचानक से बहुत फेमस हुआ, फिर अचानक से गायब हो गया, कोई उसको पूछना बंद कर दिए लोग। ऐसा कौन सा कॉमोडिटी है? मार्केट में आया कॉमोडिटी, हर कोई खरीदने लगा, फिर एक दिन बाद सब बोर हो गए, अब उसको कोई नहीं खरीद। बोलो। याद है एक तो फिगेट स्पिनर आया था, क्या स्पेलिंग होता है जो, इसका कोई यूज था जीवन में? इसका जीवन में कोई यूज नहीं था, लेकिन ये 12 15 20 साल के बच्चे हर कोई एक एक ठो लेकर घूम रहा था, क्योंकि मार्केट में क्या था, वो ट्रेंड में था। लोग एक दूसरे के पास देख रहे थे, लोगों को पसंद आ रहा था, लोग खरीद रहे थे। उसका एक्चुअल में कोई यूज, वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा था, मार्केट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चल रहा था। उस टाइम पर मार्केट में 100 रुपए का फिगेट स्पिनर 150 का भी बिक रहा था, 200 का भी बिक रहा था, और लोग खरीद रहे थे। अभी दुकान वाले 10 रुपए में भी बेचने से उसको कोई खरीदने को तैयार, क्योंकि अब उसका ट्रेंड चला गया, अब उसका फैशन चला गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, है ना? जब वो इन फैशन था तब लोग उसको खरीद रहे थे, तब उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं, तब मार्केट में फैशन में था, हर कोई खरीद रहा था, प्राइस बढ़ रहा था तब भी खरीद रहे थे।
लेकिन अब आउट ऑफ फैशन हो गया। अब चाहे जितना भी सस्ता कर लो, प्राइस जितना भी कम कर लो, फिर भी लोग उसको नहीं खरीद। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं टेस्ट एंड। जब कोई कॉमोडिटी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है, कंज्यूमर को पसंद आ रहा होता है, मार्केट में उसका ट्रेंड चल रहा होता है, तब वो कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड खत्म हो जाता है, लोगों को पसंद आना बंद हो जाता है, लोग कॉमोडिटी से बोर हो जाते हैं, तब उसका डिमांड अचानक से कम होना। ठीक है? प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस चाहे कुछ भी हो, अगर मार्केट में फैशन में है तो लोग उसको खरीदें। लेकिन मार्केट में फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया, तो प्राइस चाहे तुम कितना भी सस्ता कर लो, फिर भी लोग उसको नहीं। बात समझ में आया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फटाफट से। Taste and preference of the consumer directly impact demand for a commodity. They include changes in fashion, customs, habit, etc. If the commodity is in fashion or is preferred by the consumer, then demand for such commodity rises. On the other hand, demand for commodity falls if consumer have no taste for the commodity. Clear है बात? Next, point number 5. Expectation of change in price in future. अभी हम पहला पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट में क्या था? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं आज गोल्ड का प्राइस 1,50,000 है, आने वाले एक मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद इसका प्राइस 2 लाख होने वाला है। अगर तुम्हें ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस 2 लाख होने वाला है, तो तुम आज क्या करोगे? आज खरीद लोगे? क्या आज प्राइस बढ़ा है? आज तो प्राइस वही का वही है, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है। तो जब ऐसा लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में किसी चीज का प्राइस तेजी से बढ़ने वाला है, तो लोग उसको आज खरीदना शुरू कर। आज प्राइस नहीं बढ़ा है, आज वही का वही है, लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस राइज करने वाला, तो आज उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। आज उसको लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं आने वाले दिनों में ये, अब क्या करोगे? जो रखे हो उसको भी बेच दोगे। अगर खरीदने का सोच भी रहे थे तो बंद नहीं खरीदोगे, पहली बात तो। और दूसरा, कोशिश करोगे कि जो है उसको ले जाकर पहले बेच दे, है ना? तो मार्केट में डिमांड क्या होगा? गोल्ड का क्रैश कर जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है? क्या आज प्राइस चेंज हुआ है? आज तो प्राइस वही 1.5 लाख का 1.5 लाख था, फिर भी डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में उस कॉमोडिटी का प्राइस कम होने वाला। तो लोग क्या करते हैं? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आज लेते। अगर मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं आज उसको खरीद कर रख लूंगा, तो आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है, तो आज मैं खरीदने का अगर सोच भी रहा था तो नहीं खरीदूंगा, इनफैक्ट मैं बेचने का कोशिश करूँ, तो डिमांड क्या हो जाएगा? मार्केट में कम हो जाएगा। क्लियर है बात? पढ़ो इसको, पॉइंट नंबर 5 को। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाला है, आज नहीं हुआ है अभी तक। फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, तो लोग आज एक्शन ले रहे हैं, आज खरीद रहे हैं या आज बेच रहे हैं। ठीक है? पढ़ो इसको। इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन न्यूर फ्यूचर, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. There exists a direct relationship between expectation of change in price in future and price and demand for the commodity. Clear है पॉइंट नंबर 5? बताओ क्या क्या पढ़े 5 पॉइंट। इधर बॉयज लोग बताएंगे, बोलो पांचों पॉइंट बोलो बिना देखे। याद करना है एक एक पॉइंट। ठीक है? सबसे पहला प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पढ़े, दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी पढ़े। रिलेटेड कॉमोडिटी के अंदर 2 पॉइंट था, क्या क्या? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े?
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके अंदर भी 2 पॉइंट था, क्या क्या? नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। पॉइंट नंबर 4 क्या पढ़े? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। और पॉइंट नंबर 5 क्या पढ़े? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट और 3 पॉइंट है मेरे पास, पढ़ो ये 3 पॉइंट, फिर ये अलग अलग क्यों दिया है वो पढ़ेंगे। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन का मतलब होता है, मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, यहां पर टोटल पॉपुलेशन एक छोटा सा गांव है, ये गांव का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 10,000। तो इस गांव में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लोग ही नहीं है। जब लोग ही कम है तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। अगर ऐसा होते तो क्या डिमांड ज्यादा होता? ऑब्वियसली ज्यादा होता गुड्स एंड सर्विस का डिमांड। अगर किसी गांव में 10,000 लोग हैं तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा, और किसी गांव में अगर 10 लाख लोग हैं तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज्यादा होगा। तो साइज के बेसिस पर डिमांड डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 में से 1 ईयर टू 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो है मान लो 4,000। 15 साल से 35 साल के लोग जो यंगस्टर्स हैं वो मान लो हैं 1,000। और 35 से बूढ़े लोग 65, ये हैं मान लो कितने बच्चे? 5,000। अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पर एक दुकान खोलना है, ये वाले मार्केट में जाकर एक शॉप ओपन करना है, कौन से कॉमोडिटी का शॉप ओपन करो? एज ग्रुप का दुकान होता है कि प्रोडक्ट का दुकान होता है जो उनके काम आए? बताओ क्या था कोई प्रोडक्ट? बोलो बोलो। दवाई। बोलो, सही है, सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस लाओ जो बोल रहे हो उसमें। दवाई ठीक है, मेडिसिन ज्यादा बिकेगा। कपड़ा सबको चाहिए, लेकिन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग कपड़ा चाहिए। बच्चों का कपड़ा का कैटेगरी अलग है, यंगस्टर्स का कपड़े का कैटेगरी अलग है, और एजेड लोगों का कपड़े का कैटेगरी अलग है। कौन से कैटेगरी का खोलोगे? अच्छा, यहाँ पर कौन से कॉमोडिटी का डिमांड ज्यादा होगा बताओ? व्हील चेयर, बूढ़े लोग के लिए। चश्मा, चश्मा चश्मा, सब अंधे लोग होंगे आधे से ज्यादा। और मेडिसिन का डिमांड ज्यादा होगा, है ना? तो वो कॉमोडिटी, हियरिंग डिवाइस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉमोडिटीज हैं जो बच्चों के काम आते हैं और बड़ों के काम आते हैं। अच्छा, बच्चों के खिलौने का दुकान होगा तो अच्छा डिमांड आएगा, 4,000 पॉपुलेशन। लेकिन अगर मैं वहां पर बाइक का दुकान खोलूं, बाइक शोरूम खोलूं, तो डिमांड कम होगा, क्योंकि यंग बहुत कम है, बूढ़े लोग बाइक के लायक नहीं है, ये लोग उसको चला नहीं पाएंगे, तो बीच वाले कैटेगरी बहुत कम है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई बिजनेस करना होगा, हमें अगर डिमांड का एनालिसिस करना है तो हमें पॉपुलेशन को ऐसे कैटेगरी डिवाइड करना होगा। कौन से कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर एक बच्चों के खिलौने का दुकान खोलूँ तो बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है। या उन कॉमोडिटीज का डिमांड प्रोडक्ट का दुकान खोलूँ जो बूढ़े लोग यूज करते हैं, तो डिमांड उसका ज़्यादा हो सकता है मार्केट। बात समझ में आया? ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा? एक तो साइज ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ेगा, कितने लोग हैं, और फिर उस साइज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा कि उसमें से कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिमांड का एनालिसिस कर पाएंगे। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहां पर डिमांड ज्यादा होता है, साथ में जहां पर जौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा होते हैं वहां पर उस कैटेगरी के प्रोडक्ट का डिमांड। क्लियर है बात? ठीक है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ो एक बार। अच्छा, इसमें और भी कर सकते हैं, मेल फीमेल में भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। ठीक है,
के बाद एडुकेटेड अनएडुकेटेड कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि खाली एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, हम मेल फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं, एडुकेटेड अनएडुकेटेड में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ो इसको, पॉइंट नंबर 1 को पढ़ो, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बोलो। Market demand for commodity is affected by size of the population in the country. Increase in population raises the market demand, while decrease in population reduces the market demand. इंडिया का पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो उस वजह से इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी तेजी से, अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो एक मेजर फैक्टर है किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को बढ़ाने का, पॉपुलेशन को इंक्रीज। Composition of population, that is ratio of male, female, children, number of old people in the category. उसके अकॉर्डिंग हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीजन एंड वेदर। पॉइंट नंबर 2 है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग गुड्स का डिमांड होता है। रेनी सीजन में अम्ब्रेलाज हो गया, रेनी कोट्स हो गया, उसका डिमांड होगा। विंटर सीजन में वुलन क्लॉथेस का डिमांड ज़्यादा होगा। समर्स में एसी कूलर, टीवी, एसी कूलर, ये फ्रिज का डिमांड ज़्यादा होगा, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन भी, जौन से कॉमोडिटी का सीजन या वेदर है उस कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा और बाकी लोगों का डिमांड कम। अगर मैं बोलूँ गर्मियों के महीने में वुलन क्लॉथेस बेचो, पॉसिबल नहीं है, डिमांड होगा ही नहीं। लेकिन ठंडी में जाकर वुलन क्लॉथेस का डिमांड ज़्यादा होगा। सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड। The seasonal and weather conditions also affect the demand for a commodity. Last, distribution of income. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, ठीक है। ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है। यहाँ पर 4 फैमिलीज हैं, यहाँ पर भी 4 फैमिली, ठीक है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 2 अलग अलग मार्केट है, ए एंड बी। ए मार्केट में 4 फैमिली रहते हैं, बी में भी 4 फैमिली रहते हैं। इसमें फैमिली, पहला फैमिली का इनकम है 10 लाख रुपए, दूसरे फैमिली का इनकम है 50,000 रुपए, तीसरे का है 50,000 और चौथे का है, ठीक है, सालाना इनकम। वहीं पर टोटल कितना हो गया, 11,50,000, ठीक है। वहीं पर फैमिली बी में 5,50,000, 550, 2,50,000, 50,000, 3 लाख इनकम, और कितना बच गया, 3,50,000। टोटल कितना हो गया, वही 1150, ठीक है। मार्केट ए है, मार्केट बी है। मान लो बरगढ़ है, संबलपुर है। बरगढ़ में 4 फैमिली है, संबलपुर में 4 फैमिली है। बरगढ़ में 4 फैमिली का इनकम में से एक अल्ट्रा रिच है 10 लाख, बाकी सब पुअर कैटेगरी में 50,000। लेकिन मार्केट बी संबलपुर में हर कोई मिडिल क्लास है, ना कोई बहुत ज्यादा रिच है, ना कोई बहुत ज्यादा पुअर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक दुकान खोलता हूँ, इसमें प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख रुपीज है। मान लो एक स्कूटी का दुकान खोला और स्कूटी बेचना है मुझे, तो यहाँ पर भी एक दुकान खोलता हूँ, यहाँ पर भी एक शॉप खोल, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 1 लाख। बताओ मेरे टारगेट कस्टमर कितने होंगे मार्केट ए में, कितने लोग हैं जो मेरे कॉमोडिटी को अफोर्ड कर पाएंगे, एक ही है। तो डिमांड कितना होगा, 1 यूनिट। लेकिन वहीं पर मार्केट बी में डिमांड कितना होगा, 4 यूनिट, क्योंकि चारों घर फैमिली है जो मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, चारों मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक खरीद सकता है, बाकी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है तब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ज्यादा होता है। लेकिन जब अनइक्वल होता है तब गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आया। टोटल इनकम वही है, यहाँ पर भी 11,50,000, यहाँ पर भी 11,50,000। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर एक अल्ट्रा रिच है और बाकी सब पुअर कैटेगरी है।
लेकिन यहाँ पर हर कोई क्या है, मिडिल क्लास। बात समझ में आया, क्लियर है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने से क्या होता है, हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएगा। जब हर कोई अफोर्ड कर पाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर रिच एंड पुअर दो कैटेगरी है, तो रिच लोग तो अफोर्ड कर पाएंगे लेकिन पुअर लोग अफोर्ड। क्लियर है बात? पढ़ लो एक बार आखिरी पॉइंट आज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन अ कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी, अगर इक्वल है तो ज्यादा होगा। हाउएवर इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, मतलब अनइक्वल है, तो उस केस में पीपल आर आइदर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल एट लोअर मार्केट डिमांड। क्लियर है बात? ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।